देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, क्या हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही? क्या कांग्रेस पार्टी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी और कथित रूप से उनकी बी पार्टियों के पूरे नैरेटिव को तोड़ पाएंगे? और क्या जो रणनीति या राहुल गांधी की भाषा में कहें जो चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी ने बुना है उससे कांग्रेस पार्टी निकल पाएगी और कुछ नया कर पाएगी? जी हां, आज कमोबेश इसी तरह के सवाल खड़े हो गए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से गोट सजा दी है कि भले जनता न चाहे लेकिन भाजपा जीत के आ जाए। इसके लिए उसने एक खेल किया है। अब मैं उसका खेल क्यों कह रहा हूं यह बताऊंगा और यह बताऊंगा कि कैसे खेल हुआ है। एक बयान से शुरू करता हूं। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, 5 बार के सांसद हैं, दीपेंद्र हुड्डा, वो कहते हैं कि कांग्रेस को हरवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वोट कटुआ के रूप में तमाम दल, इनेलो और जेजेपी और इस तरह के तमाम दल गठबंधन कर रहे हैं और वो अपना खेल करना चाहते हैं। बहरहाल उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी इतनी अधिक बहुमत से जीत कर आएगी कि उसका कोई सानी नहीं होगा। इसके पीछे उनकी दलील एक जनता के मुद्दे हैं, पिछली कांग्रेस की सरकारों ने जो काम किए वो है, और अब यह नसीहत भी है कि यदि राज्य को बचाना है, राज्य के हालात सही करने हैं तो कांग्रेस को ही लाना पड़ेगा। बहरहाल उनकी ये दलील है, लेकिन है क्या, गणित क्या है और इसको समझना पड़ेगा। इंडियन नेशनल लोकदल यानी चौधरी देवीलाल की पार्टी, जो इंडियन नेशनल लोकदल, उसमें अब उनके बेटे, पोते, तमाम सारे लोग आ चुके हैं, पड़पोते आ चुके हैं, उसी में बात करता हूं। तो जो चौटाला परिवार है, वो चौटाला परिवार 3 तरह बट गया। एक परिवार भाजपा के साथ चला गया, जो रणजीत चौटाला कहलाते हैं, जो ओम प्रकाश चौटाला के सगे भाई, वो भाजपा के साथ है। दूसरा, ओम प्रकाश चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल में ही है, क्योंकि वो तो ही है, सर्वे सर्वा है। उनके जो छोटे बेटे हैं अभय चौटाला, वो उनके साथ हैं, यानी वो असली में अब इंडियन नेशनल लोकदल को संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनका भाई है, अभय चौटाला का बड़ा भाई अजय चौटाला, उसने अपनी पार्टी बनवा ली, जननायक जनता पार्टी, और उस पार्टी ने के आज सर्वे सर्वा है दुष्यंत चौटाला, जो अभी तक डिप्टी सीएम थे भाजपा की सरकार में, गठबंधन सरकार। अब आता हूं कि ये पूरा खेल क्या है। जेजेपी ने कल आजाद समाज पार्टी के साथ में, जो चंद्रशेखर आजाद, जो एक दलित समुदाय का है, सांसद है, जो बिजनौर से जीता है, उसकी पार्टी के साथ में समझौता कर लेते हैं। वह पार्टी दलितों और मुसलमानों को अपना टारगेट मानती है और दलितों मुसलमानों को लेकर के वो काम करती है। अब इनको उम्मीद है कि हम इस पार्टी के साथ मिलकर के और हरियाणा में सरकार बनाने के करीब पहुंच जाएंगे, या सरकार बनाने में सहयोगी की भूमिका में आ जाएंगे, जैसे भी होगा। तो हम अपना गठबंधन कर लेंगे। गठबंधन किससे करेंगे ये भी बता दें। बहरहाल दूसरी तरफ इससे पहले ही बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल समझौता कर चुके हैं। ये वही बहुजन समाज पार्टी है जो जिसकी प्रमुख मायावती है, और मायावती
एक बार जब पूर्ण बहुमत से आई, इसके पहले तक सदैव भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही मुख्यमंत्री बनती रही। उनके पास अपना अकेले का आधार नहीं था। समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए, कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए वो भाजपा के साथ सदैव रही और उसके साथ मिलकर सरकार चली। हालांकि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो वो उसकी भी सहयोगी थी। तो यह भी समझना पड़ेगा, यह एक सत्य है। और पिछले 2019 के लोकसभा में के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ में कोलेशन में आई थी और सरकार बनाई थी, लेकिन चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस समय बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा को बहुत फायदा हुआ था। 10 उसके पास में सांसद आ गए थे। वो परोक्ष रूप से भाजपा का ही सपोर्ट करते थे, इसलिए मैं कह गया कि वो सरकार बना ली थी। सरकार नहीं, सरकार के एक प्रकार से सहयोगी थे, कहने को विपक्ष थे। वो ऐसे ही जैसे नवीन पटनायक विपक्ष थे लेकिन सरकार का साथ देते थे भाजपा का, जैसे YSR रेड्डी की पार्टी जगन रेड्डी साथ देते थे उनका भाजपा का, सरकार का, KCR उनकी पार्टी साथ देती थी भाजपा का, लेकिन कहने को ये विपक्ष थे। उसी तरीके से बसपा का अब क्या होता है, वो उसके साथ समझौता कर लेते हैं। अब आपको गणित समझना पड़ेगा। हरियाणा में 27% जाट है करीब जो माना जाता है और 20% के करीब दलित वोट है। जब अभी पीछे जब चुनाव हुआ था उसके पहले हम देख लेते हैं 2019 के चुनाव में। 2019 के चुनाव में जेजेपी ने समझौता किया था आम आदमी पार्टी के साथ, और आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करके लड़े थे और बाद में भाजपा की को चूंकि पूर्ण बहुमत नहीं मिला था तो भाजपा की सरकार बनवा दी थी। हालांकि वो कांग्रेस की भी सरकार बनवाने की स्थिति में आ सकते थे क्योंकि निर्दलीय जो थे वो कांग्रेस के साथ आने को तैयार, लेकिन वो भाजपा की सरकार उन्होंने बनवाई और डिप्टी सीएम के पद पर वो गए। जिस भाजपा के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे और कसम खाते थे कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, तो वो दुष्यंत चौटाला भाजपा के साथ खड़े हो गए और भाजपा ने 5 साल सरकार चला ली। वो भी 4.5 साल ये भी डिप्टी सीएम रहे और फिर 6 महीने जब रहे तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में वहां मुख्यमंत्री भी बदला और मुख्यमंत्री भी बदल के यही पूरा किया गया। तो इससे आप एक पूरा खेल समझ सकते हैं। इसके अलावा आप इनेलो की राजनीति को देख लीजिए। चौधरी देवीलाल पहली बार 1977 में मुख्यमंत्री बने थे और तब वो जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे, जिसमें जो आज की भारतीय जनता पार्टी है वो जनसंघ के रूप में उसने विलय कर दिया था। यानी भारतीय जनता पार्टी यदि उसे जनसंघ को मान ले तो भारतीय जनता पार्टी में विलय करके उसके भाजपा के ही सहयोग से या संघ के सहयोग से वो सरकार बनी थी और उस सरकार में पहली बार देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद आप देखिए जब जब इनेलो की सरकार बनी, जितने बार बनी, हर बार वो भाजपा के ही सहयोग से बनी, हर बार भाजपा के सहयोग से बनी और भाजपा और उनका चोली दामन का साथ होता था, जैसे पंजाब में अकाली दल और भाजपा का होता था। एक चीज फिर उनके जो है जेजेपी के साथ में मिलकर सरकार बनी, वो भी हमने देख लिया। तो यानी वो परिवार उन्हीं के साथ रहा। एक बार बंसीलाल की भी सरकार कुछ वक्त के लिए भाजपा के साथ मिलकर बनी थी, लेकिन भाजपा ने उसमें भी गड़बड़ किया था जिसके कारण वो सरकार गिरी। यह एक और है। इसके अलावा पहली बार 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आई और फिर 2019 में वो पूर्ण बहुमत नहीं पा सकी तो इनेलो की जो टूटी हुई पार्टी जेजेपी है उसके सहयोग से आई। यह पूरा खेल है। अब बहुजन समाज पार्टी का मैं बता ही चुका हूं, वो भी भाजपा की ही सहयोगी की तरह से आती रही। तो यह पूरी गणित है। और समाज अधिकार जो पार्टी है वो आजाद पार्टी है, जो आजाद समाज पार्टी,
वो चंद्रशेखर आजाद अपना नाम लिखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे थे और उन्होंने कई सीटों पे उन्हें नुकसान पहुंचाया। हालांकि वो बिजनौर की उस सीट से जीत गए जो मूलतः ट्रेडिशनली कांग्रेस की सीट हुआ करती थी, फिर समाजवादी पार्टी के पास या आरएलडी के पास थे, आरएलडी के पास ज्यादा रहे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह खेल किया गया कि कई सीटों पे जो है जो छोटे अंतर से हारी गई उनमें उस पार्टी का एक बड़ा हाथ, जिनमें हम संभल की सीट कह सकते हैं, कुछ और एक आध सीट कह सकते हैं, तो उनमें असर डाला है उसने। क्योंकि दलित वोट का इस बार बसपा में जाने की बजाय या तो उसमें गया है ये आजाद समाज पार्टी में, या फिर भाजपा और कांग्रेस में गया है गठबंधन। तो इस तरह से बटा है। तो एक चीज ये, तो यह पूरा खेल है, तो ये गठबंधन हुआ है। अब आता हूं कि इस गठबंधन का और सारे का मकसद क्या है और क्यों मैं यह बात कह रहा हूं कि भाजपा क्या सरकार बना लेगी। ये इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में हर चीज के जो भी अपने मानदंड गिनाते थे कि परिवारवाद, ये वाद, वो बात, ऐसे वो सारे अपनाने का फैसला किया है कि कुछ भी हो, साम दाम दंड भेद सब लगाओ और चुनाव जीतना है। यहां उन्होंने रेवड़ियां भी बांटने का काम किया है। जो नरेंद्र मोदी रेवड़ियों की बात करते थे कि मुफ्त की रेवड़ियां, वो यहां बांटने की और उसकी भी घोषणाएं हो चुकी हैं और नायब सैनी तमाम घोषणाएं कर चुके हैं, तमाम के वायदे। तो यह सामने खड़ा है। किसानों की बात, जो किसानों के खिलाफ पूरे देश में रहती है भाजपा, यहां किसानों की हितैषी बनने की बात करती है। इसके बाद उसने यहां जाट गैर जाट के भी नाम पे बांटा है, दलित और गैर दलित के भी नाम पर बांटा है। इसके अलावा मुस्लिम और हिंदू के भी नाम पर बांटा है, पंजाबी और अदर्स के भी नाम पे बांटा है, ब्राह्मण और जाट के भी नाम पर बांटा है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की धरती पर पूरी तरीके से जो एक किया है, वो टुकड़े टुकड़े करके जातियों को, धर्मों को और सबके आधार पर बांटने का काम किया है। सिखों को भी बांटा है, इसके अलावा भी और तमाम सारे हैं, किसान और गैर किसान को भी बांटा है, व्यापारी को भी बांटा है। इस तरह की स्थिति है। अब इसमें जब ये गठबंधन हो जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे क्या होगा। तो हरियाणा का जो 20% दलित वोट है, वो यदि थोड़ा सा इधर उधर होता है तो एक सीट को विनिंग कर देता है और इसलिए ये सारा खेल हो रहा है। तो जो जेजेपी का 90 सीटों पर समझौता हुआ, उनमें 20 सीटों पे आजाद समाज पार्टी लड़ेगी और 70 पर जेजेपी लड़ेगी। और इसमें सबसे बड़ी चीज है, बसपा और इनेलो का जो गठबंधन है, उसमें इनेलो और बसपा में इनेलो 53 सीटों पे लड़ेगी और बसपा 37 सीटों पर लड़ेगी। तो इस तरह का समझौता है। अब आप पिछले विधानसभा चुनाव का भी देख लीजिए आंकड़ा क्या कहता है। उसमें इनेलो और बसपा जो है उसमें के प्रदर्शन की बात करें तो इनेलो 90 सीटों पे लड़ी थी, 90 में से 81 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन वह एक ही सीट जीत सकी थी और उसका जो वोट परसेंटेज था वो 2.4% था, 2.4%। और वहीं बसपा 87 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, मगर उसका वोट परसेंटेज 4.14%, उनका 2.44% था और इनका 4.14% था। यह स्थिति थी क्योंकि जेजेपी उस समय आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही थी। तो उसमें दुष्यंत चौटाला की जो थी वो 87 सीटों पे लड़ी और 87 सीटों पर जब वो चुनाव लड़ी तो उनमें उसने 10 सीटें जीती और 14.84 यानी 14.84% वोट सिक्योर किए पाए थे। अब इतने पाए थे इस तरीके से जेजेपी, और फिर उसने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया और सरकार बना ली। फिर अभी लोकसभा चुनाव के पहले ये समझौता
टूटा, वो उससे हटे, क्या क्या राजनीति थी उसको आप समझिए, और वो अलग लड़े, और जिस तरीके से, तो जब वो अलग लड़े तो 10 में से 5 सीटें ऐसी थी जहां उन्हें 10,000 वोट भी नहीं मिले। इवन फरीदाबाद की सीट पे तो यह स्थिति थी, उनके प्रत्याशी को 361, सिर्फ 361 वोट मिले। और सबसे ज्यादा हिसार सीट पे जहां कांग्रेस जीती भी है, वहां पर उनकी मां को, जो नैना चौटाला है, 22,000 वोट मिले। और यह वो सीट है जहां से 2014 में सांसद थे यही जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यह गणित है और इस तरह की स्थिति, तो यह वोट बैंक की गणित है। अब जो भाजपा में जो संभावित परिवार हैं, उनकी भी स्थितियां आप देख लीजिए। इनमें सारे लोग जो भी हैं ये कांग्रेस से ही भाजपा में गए हैं और भाजपा की जीत में बड़ा काम करते हैं। उनमें चाहे राव इंद्रजीत हो, राव इंद्रजीत अपनी बेटी आरती राव को टिकट दिलाने के लिए संघर्षरत हैं और वो केंद्रीय मंत्री हैं और वो इस बात के लिए बिल्कुल अड़ग हैं। उनके पिता हरियाणा के 7 महीने मुख्यमंत्री भी रहे। हालांकि उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी इतनी बुरी स्थिति में आई थी कि कांग्रेस पार्टी को बुरी गति देखने को मिली थी। आया राम गया राम वाला किस्सा हुआ था, तो यह जान लीजिए। इसके बाद में दूसरा परिवार है धर्मवीर सिंह का, वो सांसद है भिवानी से, वही भिवानी जो बंसीलाल का गढ़ कहा जाता है। और इन्होंने श्रुति चौधरी को हरा करके पहली बार अभी सांसद तब बने थे भाजपा सरकार में, भाजपा के प्रत्याशी के रूप में। और ये कांग्रेस से गए थे, उससे लड़े और बने। और ये भी अपने बेटे मोहित पंघाल के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले और उन्हें वो किया जाए। इसके अलावा अब बंसीलाल की बहू किरण चौधरी जो कांग्रेस में होती थी, कांग्रेस में धोखा किया उन्होंने, अजय माकन को हरवाया अपना वोट खराब करके, और जिस तरीके से उन्होंने गद्दारी की कांग्रेस के, उसमें उन्हें इनाम मिला और अब वो राज्यसभा भेज दी गई। उनकी बेटी श्रुति जो भिवानी से कभी सांसद हुआ करती थी कांग्रेस के समय में, वो श्रुति चौधरी को वो टिकट दिलाना चाहती है अपनी उस सीट से जहां से वो विधायक थी, भिवानी से। तो यह स्थिति है। और जबकि अब स्थिति यह है कि बंसीलाल का जो वास्तविक और परिवार है, वह परिवार कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है डट के, और वो चाहता है कि उन्हें मौका मिले। उसके बाद में हाँ, यह और बताना जरूरी है कि किरण चौधरी के कारण उस परिवार को मौका नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद में एक भाजपा के ही नेता है, पुराने नेता है, फरीदाबाद में सबसे बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कृष्णपाल गुर्जर, वो अपने बेटे देवेंद्र गुर्जर के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उसके लिए कि उसे टिकट दिया जाना चाहिए। बहरहाल अब ये सारी चीजें चल रही। इसके अलावा भी और है, ये मैंने कुछ बड़े नेताओं के बताए। बाकी जगह पे तमाम सारी चीजें चल रही हैं। अब कांग्रेस यहां मुद्दों को लेकर लड़ रही है। किसानी का मुद्दा है, छोटे व्यापारियों का मुद्दा है, हरियाणा में बढ़ते अपराध का मुद्दा है, ड्रग्स का मुद्दा है कि जिस तरीके से नशे में झोंक दिया गया है, यहां बेरोजगारी का मुद्दा है, और तमाम पेपर लीक, 30 से अधिक पेपर लीक हुए हैं, उन सब मुद्दों को लेकर लड़ रही है। और जिस तरीके से हरियाणा में जाट, गैर जाट और दूसरी 36 बिरादरियों को लड़ाया गया है, उसके वो खिलाफ खड़ी है। तो कांग्रेस अकेले लड़ रही है, भाजपा भी अकेले लड़ रही है कहने को, लेकिन भाजपा के साथ ये मैंने बताया जितने दल वो खड़े। आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, तो आम आदमी पार्टी भी कमोबेश कांग्रेस के ही वोट पे टारगेट करती है। ये हमने पूरे देश में देखा है, चाहे दिल्ली में देखिए कांग्रेस के ही वोट खत्म करके बनी, आप आइए पंजाब में, वहां पर भी उसी को करके बनी, यदि गुजरात की बात करें वहां पर भी वही की, और उसी तरीके से गोवा में, उत्तराखंड में, असम में, हर जगह उसने इस तरह से नुकसान किया है। तो यह स्थिति है। अब इन स्थितियों में जब चुनाव हो रहा है तो निश्चित रूप से
ये चुनाव आसान नहीं है। भाजपा इसीलिए शायद तारीखें बदलवाने पे लगी हुई है कि कैसे तारीख बदल जाए, तब तक हम कुछ और भी खेल कर लें। तो मुझे भाजपा के एक बड़े नेता ने कहा कि उनके सीनियर मोस्ट जो चाणक्य हैं वो कह के गए हैं कि किसी भी तरह हमें हरियाणा जीतना है, अब आप उसके लिए कुछ भी करिए। तो शायद ये कुछ भी का काम चल रहा है, इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं ये वोट कटुआ पार्टियां हैं और ये सिर्फ कांग्रेस को नुकसान करने के उद्देश्य से आए। लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ में किसान खड़ा है, छोटा व्यापारी खड़ा है, 36 बिरादरी के लोग खड़े हैं और खड़ा है बेरोजगार, खड़े हैं तमाम वो पीड़ित लोग, तमाम वो परिवार जो नशे और दूसरे अपराधों का शिकार हैं, और इस तरीके से खड़ी हैं वो बेटियां और वो पहलवान, वो खिलाड़ी जिनके साथ अन्याय हुआ है। तो अब देखना होगा कि कौन इस चुनाव में क्या करता है, लेकिन चुनाव की गोट बिछ चुकी है और चक्रव्यूह सज रहा है। जय